Hello students, welcome back to the channel. I hope you all are good and doing great in your academics. So students, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ये चैप्टर जो है वो करंटली रनिंग में है और हमने जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन जो था इस चैप्टर का चेंज रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, वो सब कुछ पढ़ चुके हैं. लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने कवर किया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जिसमें मैंने आपको ए बी यानी कोफिशिएंट को मानने वाला तरीका बताया था. दैट इज अ सुपर वे टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ बैलेंसिंग स्टूडेंट्स. तो उस मेथड को जो है वो आप ज़रूर ध्यान रखें. सो टुडे वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. और हाँ, लास्ट क्लास में जो है वो मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए थे जिसमें मैंने आपको बैलेंसिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे. इतने भी मुश्किल नहीं थे वो. आई होप यू ऑल हैव ट्राइड इट. सो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, जैसे होंगी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, फिर डिकम्पोजिशन में भी उसके टाइप्स, कॉम्बिनेशन में भी उसके टाइप्स, कॉम्बिनेशन को और क्या कहते हैं दैट इज सिंथेसिस रिएक्शन जो है वो हम उसे कहते हैं. उससे पहले एक छोटी सी बात है स्टूडेंट्स कि जैसे हम लिखते हैं रिएक्शन, जैसे हमने लिखी CaCO3 टू फॉर्म CaO प्लस CO2. ये हमारे पास जो है वो कोई भी रिएक्शन रहती है. तो देखो इसमें हमें जो है इज इट बैलेंस, यस, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो देखो इसमें हमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, सिर्फ इतना कि दिस इज द रिएक्टेंट. ये जो है वो इसमें टूटता है CaO और CO2 में, और मतलब टूटते है, इसकी कंडीशन क्या है टूटने की इवन वो तक नहीं हमें पता. ओके, कि ये रिएक्टेंट है एंड दिस इज द प्रोडक्ट. हमें जो है वो एक तरीके से किसी भी रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कि जैसे हमारे पास ये कौन से स्टेट्स में है, इनकी स्टेट्स क्या है, फिजिकल स्टेट बेसिकली मैं बात कर रही हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है, ये इसमें टूट जरूर रहा है, यानी एक से दो जरूर बन रहे हैं, लेकिन कंडीशंस क्या है टूटने की, क्या कोई कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है, क्या कोई एनर्जी रिक्वायर्ड है. ओके, सो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके फिर उसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का तरीका जो है वो हम पढ़ने वाले हैं. जैसे ये एक रिएक्शन है, ओके, इसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये तो हम देख कर बता ही सकते हैं. ओके, लेकिन किसी भी रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ताकि हम उसमें से जो है वो काफ़ी सारा डेटा खुद ब खुद रिएक्शन को देख कर ही एक्सट्रैक्ट कर पाए, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के तरीके जो है वो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले जो है वो आज पढ़ेंगे. जैसे स्टूडेंट्स, सबसे पहला तरीका होता है कि हाँ, एक बात और कि इंफॉर्मेटिव जो हम बनाएंगे यानी उसमें फिजिकल स्टेट हम ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, वो हम ऐड करेंगे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. लेकिन एक बात और कि सबसे इंफॉर्मेटिव बनाने से पहले हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए ना वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. यानी हमें जो है वो डेफिनेटली क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वर्ड इक्वेशन गिवन होगी और अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो क्या होगी, गिवन होगी. यानी कोई हमें वर्ड इक्वेशन गिवन है या कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन हमें गिवन है, first we need to make it balanced chemical equation. okay, तो सबसे पहले जो है वो हमें उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो है वो क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है. यानी हमें ऐसा दिया हो सकता है कि सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बैरियम क्लोराइड. ओके, यानी ये वर्ड इक्वेशन होगी, या लिख के भी दिया जा सकता है, वो हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी. तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन गिवन हो या फिर हमें वर्ड इक्वेशन गिवन हो, हमें जो है वो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है. और ये मैंने आपको पहले बताया था कि ऑलवेज ट्राई कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें, चाहे आपसे कहा जाए या ना कहा जाए. ओके, सो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद जो है वो उसे क्या बनाएंगे, इंफॉर्मेटिव बनाने की जो है वो ट्राई करेंगे. यानी उसमें फिजिकल स्टेट का डेटा ऐड करेंगे, कितनी हीट रिलीज हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है, उसका डेटा आप ऐड करेंगे. सो बिफोर वी मेक एनी केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव, उसमें हम कुछ डेटा ऐड ऑन करें, उससे पहले ये जरूर चेक कर लेना कि हमारे पास वो केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है. ओके, अगर वो अनबैलेंस्ड है तो डेफिनेटली हमें पहले उसे किस में कन्वर्ट करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. और अगर वो पहले से ही बैलेंस्ड है देन नो वरी, डायरेक्ट आप उसे इंफॉर्मेटिव बनाने के वेज जो है वो उन पे आप मूव ऑन कर सकते हैं. ओके, सो मूविंग ऑन टू हाउ कैन वी, ये हम एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं. ओके, तो हम वेज पढ़ने वाले हैं. ways to make any chemical equation. केमिकल इक्वेशन में कौन सी केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन.
अगर आपको वर्ड इक्वेशन या अनबैलेंस गिवन है तो पहले आप क्या करेंगे, डेफिनेटली उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. सो वेज टू मेक एनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स कि अभी जो है वो हमें सिर्फ इतना पता लग रहा है कि ये रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट है. इसके अलावा कुछ हम जो है वो इससे इन्फो नहीं निकाल पा रहे. तो अगर हमें जो है वो किसी भी रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो डेफिनेटली उसकी जो केमिकल इक्वेशन है उसमें हमें कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, जैसे उनकी फिजिकल स्टेट, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ओके, वो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वो हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा. ओके, सो देखो सबसे पहला तरीका जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी, सबसे पहला तरीका जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी एडिंग फिजिकल स्टेट. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ जो है वो हमें फिजिकल स्टेट का पता नहीं लग रहा कि ये सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, ये सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, या ये सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है. तो हमें जो है वो यहाँ ये नहीं पता लग रहा कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है. तो इसी बात को मीन्स इसी जो इसकी ड्रॉबैक है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, इसे हम जो है वो एक्जैक्टली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो उनकी फिजिकल स्टेट उसमें ऐड कर दें. यानी फिजिकल स्टेट अब नहीं लिखी हुई तो हम ऐड कर देते हैं. देखो जैसे CaCO3 की फिजिकल स्टेट यहाँ जो है वो नहीं लिखी हुई, हमारे पास सिंपली जो है वो ए है, ये हमारे पास है. तो अगर हमारे पास इसमें हमें फिजिकल स्टेट का पता नहीं चल रहा है तो हम लिख देते हैं ना, जैसे CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड, ये गैस, तो ऐड ऑन कर दें. यानी जो हमारे पास ड्रॉबैक है उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो हम वो करें ना. जैसे यहाँ हमें फिजिकल स्टेट का नहीं पता लग रहा था, वो ड्रॉबैक था, तो हम उसकी फिजिकल स्टेट को ऐड कर देते हैं, सिंपल. ओके, सो बस आप नोटेशंस का ध्यान रखना कि अगर कोई चीज सॉलिड है, आइदर इट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर वो सॉलिड है तो आप ब्रैकेट में जो है वो S लिखेंगे. अगर लिक्विड है तो ब्रैकेट में आप जो है वो L लिखेंगे. जैसे हमारे पास यहाँ S है, यहाँ S है. ओके, जैसे हमारे पास H2 के लिए जो है वो हम लिक्विड लिख सकते हैं. ओके, H2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिक्विड, L लिख सकते हैं. कोई चीज गैस है तो आप उसे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो आप उसके ब्रैकेट में क्या लिख दें, G लिख दें, जैसे हमारे पास यहाँ लिखा है. एक और तरीका होता है स्टूडेंट्स, और हम जो है ऐसे, देखो गैस है तो हमें पता है उड़ेगी, यानी कंटेनर है, किसी वेसल में हम रिएक्शन करा रहे हैं तो वो बंद तो नहीं होगा, डेफिनेटली ओपन होगा. ओके, सो हमने उसमें रिएक्शन कराई तो कोई गैस विब्रेट हुई, जैसे हमने CaCO3 को हीट अप किया तो CaO और CO2 बने. तो CO2 ऐसा तो नहीं है उसी वेसल के अंदर रहेगी, वो उड़ेगी ना. तो इसलिए हमारे पास ये सिंगल जो है, ये सिंबल जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है. तो इसकी जगह आप जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है. ओके, उसके बाद जो है वो हमारे पास होता है जैसे प्रेसिपिटेट के लिए, प्रेसिपिटेट के लिए आप जिसका प्रेसिपिटेट बन रहा है उसकी ब्रैकेट में PPT लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. जैसे गैस क्या होता है, उड़ती है, यानी वेसल से बाहर जाती है तो ऊपर की तरफ साइन आया. ओके, लेकिन प्रेसिपिटेट क्या होता है, नीचे बैठता है, यानी वेसल के नीचे बैठता है, सोल्यूबल नहीं होता, वो इनसोल्यूबल होता है. तो हम उसके लिए ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है हमारे पास इनसोल्यूबल सॉलिड. क्या होता है, दिस इज इनसोल्यूबल सॉलिड. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जैसे इसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन बता देती हूँ, जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2 टू फॉर्म BaSO4 प्लस NaCl. तो यहाँ क्या होगा, ये एक्वस, ये हम अभी पढ़ने वाले जैसे ही. ओके, और ये जो होता है ना वो उसके इसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, यानी हमारे पास सॉल्यूशन तो होगा डेफिनेटली. हमने अगर सॉल्यूशन लिया, इसका एक्वा सॉल्यूशन, इसका एक्वा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन ये क्या होगा, उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा. BaSO4 के जो है वो हमारे पास छोटे छोटे क्रिस्टल, छोटे छोटे सॉलिड बन जाएंगे जो एक्जैक्टली डिसॉल्व नहीं होंगे उस सॉल्यूशन में. तो वो क्या होगा, उनके सॉलिड जो है वो नीचे बैठ जाएंगे. तो ये कैसा होगा, इसका क्या होगा कि BaSO4 के क्या बने हैं हमारे पास, इनसोल्यूबल सॉलिड है. कहने का मतलब BaSO4 जो बना है ना उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना वो इनसोल्यूबल होंगे, किसमें, सॉल्यूशन में. तो इसको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास BaSO4 के क्या बन गए, PPT बन गए. तो इसको सिंबलाइज हम कैसे करेंगे कि जैसे
हमने ये समझ लिया कि इसके इनसोल्यूबल सॉलिड बने हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पीपीटी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट में, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है, फॉर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम उसकी ब्रैकेट में लिखेंगे ए क्यू, और कोई अगर नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, नॉन, और कोई अगर नॉन एक्वस सॉल्यूशन है तो उसकी ब्रैकेट में हम लिखेंगे नॉन ए क्यू। अब देखो एक्वस और नॉन एक्वस क्या होता है, देखो कोई भी सॉल्यूशन अगर वाटर में प्रिपेयर किया जाए, यानी कोई भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ओके, अगर सॉल्यूशन को इसमें प्रिपेयर किया जाए वाटर में, यानी अगर सॉल्यूशन का जो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन, देखो हमें पता है कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट क्या हो, जिसका सॉल्वेंट कोई भी एक ऐसा लिक्विड जो वाटर नहीं है, बस लिक्विड अदर देन वाटर। तो देखो जैसे Na2SO4 BaCl2 BSO4 NaCl, हमने पढ़ लिया कि हमारे पास BSO4 के पीपीटी बनते हैं जो हमारे पास उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल सॉल्यूट, इसलिए हमने क्या कहा उसे पीपीटी और ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होता है कि ये जो होता है ना हमारे पास मेजरली हम कहते हैं वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी अगर हमारे पास सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया गया है कि उस केस में क्या है, अगर मेंशन नहीं किया गया है कि वहां हमने सॉल्वेंट क्या ले रखा है उस सॉल्यूशन में, तो बाय डिफॉल्ट हम वाटर को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये ए क्यू हम लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये Na2SO4 का जो सॉल्यूशन है ना, Na2SO4 का ये सॉल्यूशन है, उसमें Na2SO4 का सॉल्यूट है प्लस वाटर हमारे पास किसकी तरह एक्ट करे, सॉल्वेंट की, तो ये हमारे पास Na2SO4 का सॉल्यूशन बन गया। यहाँ ये भी क्या है, एक्वस है, यानी इसका सॉल्वेंट भी क्या है, इस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट भी क्या है, वाटर है। अब अगर मैं कहूँ नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर के अलावा कोई भी लिक्विड चलेगा। जैसे इसका एग्जांपल जो है वो होता है हमारे पास टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या एग्जांपल होता है, इट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, एग्जांपल होता है इसका। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में क्या किया जाता है, आयोडीन तो आप जानते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में क्या किया जाता है कि हमारे पास टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास I2 तो क्या है, सोल्यूट है, और अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है। समझ आया स्टूडेंट्स कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज अ सॉल्यूशन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, एक सॉल्यूशन है, उसमें हमारे पास I2 क्या है, सोल्यूट है, और अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट वाटर है नहीं ना, सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहल है, तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होगा, एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो अगर टिंक्चर ऑफ आयोडीन आता है तो उसके साइड में हम क्या लिखेंगे, नॉन AQ से रिप्रेजेंट जो है वो उसे किया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा, प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखो हमने पहला पढ़ा कि हम जो है वो अगर फिजिकल स्टेट डेफिनेटली हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसमें मेंशन नहीं थी, तो हमने उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए क्या किया, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी। तो उसका एक एग्जांपल देखो कि जैसे हमारे पास Mg+O2 है टू फॉर्म MgO, क्या हम इसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेटिव बनाएं, नहीं, पहले हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, दिस इज अनबैलेंस्ड Mg क्यों, ठीक है, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड हो। अब जो है वो हम इसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने की जो है वो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो देखो Mg क्या है, ऑक्सीजन क्या होती है, देखो अगर जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनकी अगर स्टेट ना मेंशन की हो तो बाय डिफॉल्ट हम जो है वो इनकी क्या लेते हैं, गैस लेते हैं। ओके, सो इसकी स्टेट क्या होगी, गैस, गैस को हम जो होगा या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद Mg क्या होगा, सॉलिड, मैग्नीशियम मेटल होता है ना, ओके, और ये भी क्या होगा, सॉलिड। तो ऐसे हमने जो है वो इसका वो ड्रॉबैक कि हमारे पास इसके फिजिकल स्टेट जो है वो हम एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, का इन्फॉर्म नहीं ले पा रहे हैं, उसे रिमूव कर दे बाय मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट असाइड, यानी उन्हीं की साइड में जो है वो हमने उनको मेंशन कर दिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कि हम जो है वो अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट जो है वो एसिड या बेस आता है, एसिड या बेस आता है कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट,
तो उसमें हमें ये पता चले कि हमारे पास वो एसिड डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, बेस डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, उसको रिमूव करने के, उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया कि रिप्रेजेंटिंग concentration of reactants or product, reactants कि हम जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो मेंशन कर रहे हैं। तो देखो, अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड है, अगर हमारे पास जो है वो कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो कंसंट्रेटेड है, तो हम क्या करेंगे, उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूले या नेम के आगे जो है क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे कंसंट्रेटेड, CONC। ओके, अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डाइल्यूट है तो हम जो है वो उसके आगे, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हम रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन में, उसके आगे क्या लगा देंगे, DIL लगा देंगे। यानी पूरा लिखने की जरूरत है, कंसंट्रेटेड दिस, रिएक्टेंट का नाम, कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, ऐसे लिखने की जरूरत है, CONC फॉर कंसंट्रेटेड एंड DIL डॉट फॉर डाइल्यूट। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट जो होते हैं ना वो रिलेटिव टर्म होते हैं आपस में। क्या होते हैं, हमारे पास रिलेटिव टर्म होते हैं। ओके, जैसे मैं इसको स्पीड से एक्सप्लेन करूंगी कि जैसे हमारे पास ये A है, ये B है और ये C है। ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये जो है वो हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो देखो यहाँ रिलेटिव टर्म का मतलब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो A की स्पीड C के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ज्यादा है। यानी अगर C से कंपेयर करें तो हमारे पास वो ज्यादा है, लेकिन अगर B से कंपेयर करें तो हमारे पास कम है। ये होता है हमारे पास रिलेटिव का मतलब। रिलेटिव का मतलब होता है कि जब किसी के विद रिस्पेक्ट टू, यानी किसी की जगह खड़े होकर देखा जाए तो क्या सिनेरियो हमें जो है वो ऑब्जर्व होगा, ये होता है रिलेटिव का मतलब। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। जैसे केमिस्ट्री की टर्म्स में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये हमारे पास A बीकर है, ये हमारे पास B बीकर है, और ये हमारे पास जो है C बीकर है। सभी में जो है वो हमारे पास 10 लीटर और 10 लीटर क्या है, सॉल्वेंट है, बेसिकली सॉल्वेंट है। उसमें जो है वो हमने लेटेस्ट से 5 ग्राम सोल्यूट मिला है, यहाँ हमने 10 ग्राम मिला है, यहाँ हमने जो है वो 15 ग्राम मिला है। तो देखो यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो कैसे निकाली जाती है कि हमारे पास पर लीटर जो है वो कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ जो है वो 1 ग्राम पर लीटर सोल्यूट प्रेजेंट है, यहाँ जो है वो 1/2 ग्राम पर लीटर सोल्यूट प्रेजेंट है, और यहाँ जो है वो हमारे पास 3/2 ग्राम पर लीटर सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है। तो देखो A की कंसंट्रेशन जो है वो C के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू C A इज मोर कंसंट्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू C। लेकिन अगर वहीं A का कंपैरिजन B के साथ किया जाए तो वो हमारे पास क्या है, यहाँ 1.5 और यहाँ जो है 3/2 मीन्स 1.5 और यहाँ 1। उसी के C की जगह अगर B से इसका कंपैरिजन किया जाए तो A इज डाइल्यूट विद रिस्पेक्ट टू B। यानी कि सिर्फ मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हम जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं सेकंड पे। पहला हमने फिजिकल स्टेट पढ़ा, दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करके भी किसी केमिकल इक्वेशन, किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ओके, जैसे हमारे पास कोई रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड है तो उसके नेम के आगे, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आगे हम जो है वो क्या लगा सकते हैं, CONC। अगर जो है वो डाइल्यूट है कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट तो वो डाइल्यूट DIL हम लगा सकते हैं। अब देखो ये अगर टर्म्स आई हैं तो इन्हें मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट जो होती है ना वो रिलेटिव टर्म्स होती है, यानी एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू। ओके, जैसे हमारे पास ये A कंटेनर है, B कंटेनर है और ये C कंटेनर है। ओके, सो यहाँ 10 लीटर, सब में हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट सेम है, सॉल्वेंट की अमाउंट सेम है। हमने जो है वो सोल्यूट की अमाउंट लेते, सपोज हमने चेंज कर दी, बदल ये भी सकते हैं। फॉर इंस्टांस मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ। तो देखो कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, किसी भी चीज की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है, 5 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 10 लीटर। अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है, 10 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 10 लीटर। अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है, 15 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 10 लीटर। तो वही हमने निकाले, दिस इज G, दिस इज ग्राम। ओके, तो ये हमारे पास कुछ जो है वो कंसंट्रेशन का डेटा है। तो अगर हम A को कंपेयर करना चाहते हैं तो A जो है
ए को अगर हम कंपेयर करें तो ए की कंसेंट्रेशन 1 है, सी की कंसेंट्रेशन 0.5 है, इट इज 0.5 ग्राम पर लीटर। यहाँ क्या है 1.5 ग्राम पर लीटर। ओके, तो अगर हम ए को सी से कंपेयर कर रहे हैं, सी से कंपेयर कर रहे हैं यानी विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी रिलेटिव हो गया ना, तो 0. वो क्या है ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, क्यों? क्योंकि इसके 0.5 और इसकी 1, वहीं तो ये लिखा ए इज मोर कंसेंट्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू सी। वहीं अगर हम ए को बी के रिस्पेक्ट टू, यानी हमने सिनेरियो बदल दिया, हमने रेफरेंस बदल दिया, तो वो क्या होगी 1.5 से 1 तो हमारे पास कम कंसेंट्रेटेड, तो ए इज डाइल्यूट, जो कम कंसेंट्रेटेड है तो हमारे पास डाइल्यूट हो गया, या लेस कंसेंट्रेटेड हम लिख सकते हैं, डाइल्यूट भी हम लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। जैसे मैं एक एग्जांपल, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है NaOH plus HCl to form देखो स्टूडेंट्स, ये वैसे तो डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में भी हमारे पास ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो है वो टाइप है, तो अभी हम उसे तो कंसिडर नहीं कर रहे, अभी तो हम ये कह रहे हैं। तो लेट अस से कि हमारे पास NaOH और HCl में से HCl कंसंट्रेटेड है और NaOH क्या है डाइल्यूट है, HCl कंसंट्रेटेड है और HCl क्या है कंसंट्रेटेड है। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, इसे हम जो है वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट जो है वो कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है, हमें क्या दे रखा है कि NaOH क्या है डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं DIL से, ठीक है। और हमें क्या रखा है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी pH वैसे बहुत कम होती है, हाईली एसिडिक, तो लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये कंसंट्रेटेड है, तो इट इज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे CONC। अगर हमसे कहता कि हमारे पास HCl डाइल्यूट है और NaOH कंसंट्रेटेड है, तो हम क्या करते, इसको तो इरेज कर देते, ये कंसंट्रेटेड है तो इसके आगे CONC लगा देते, ये डाइल्यूट है तो इसके आगे DIL लगा देते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, अभी तक जो है वो हमने दो चीजें पढ़ी, फिजिकल स्टेट और कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज थर्ड वन, ऑप्टिमम कंडीशंस रिप्रेजेंटेशन या फिर रिप्रेजेंटिंग, आई होप आपको दिख रहा होगा, रिप्रेजेंटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर अ रिएक्शन। ओके, तो ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम का मतलब होता है फेवरेबल कंडीशन। जैसे हम किसी रिएक्शन की बात करें, तो जब हम किसी रिएक्शन को उसकी फेवरेबल यानी ऑप्टिमम का मतलब होता है फेवरेबल, तो रिएक्शन की रेफरेंस में जब हम बात करेंगे तो किसी रिएक्शन को जब हम उसकी फेवरेबल कंडीशन देते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं, तो वो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो यील्ड करता है। ओके, सो हम जो है वो किसी रिएक्शन में, अगर लेट अस से कि हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस H2, या फिर कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हम जो है वो क्या जा रहे हैं, प्रोडक्ट में जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं, प्रोडक्ट में जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि कोई डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिजिकल स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है वो किस टेम्परेचर पर हो रही है, किस प्रेशर पर हो रही है, क्या क्या नहीं पता चल रहा कि किस टेम्परेचर पर हो रही है, किस टेम्परेचर पर हो रही है, किस प्रेशर पर हो रही है, क्या कोई कैटलिस्ट चाहिए। अभी मैं कैटलिस्ट जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, क्या कोई कैटलिस्ट चाहिए, तो एग्जैक्टली वही हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ऑप्टिमम। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन को जब हम फेवरेबल कंडीशन देते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो यील्ड करती है। लेकिन जो हमने तरीका पढ़ा कि हम तो डायरेक्ट रिएक्टर टू प्रोडक्ट जाते हैं, ओके, अभी हम उसे इन्फॉर्मेटिव पढ़ने का ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव करने का तरीका जो है पढ़ रहे हैं। तो ये कंडीशंस कहाँ कैसे ऐड करनी है, ऑप्टिमम कंडीशंस में क्या क्या आता है, टेम्परेचर, प्रेशर, यानी उसे क्या क्या रिक्वायर्ड है मैक्सिमम प्रोडक्ट यील्ड करने के लिए, ये सब जो है वो हमारे पास जो है वो किस में आता है, ऑप्टिमम कंडीशंस में जो है वो आता है। तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी हमें जो है वो ऑप्टिमम कंडीशंस रिप्रेजेंट करनी हो ना, हम हमेशा रिएक्टेंट में तो फिजिकल स्टेट या फिर कंसंट्रेटेड डाइल्यूट ऐड किया जाता है।
जब भी हमें ऑप्टिमम कंडीशंस रिप्रेजेंट करनी है तो हम वो यहाँ करते हैं, नहीं इस एरो के ऊपर, ये एरो है ना, इस एरो के ऊपर हम जो है वो फेवरेबल टेम्परेचर जो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए सुटेबल है, जो इससे मैक्सिमम प्रोडक्ट यील्ड कराएगा, जो इसके लिए ऑप्टिमम है इस रिएक्शन के लिए, उसे कहाँ लिखेंगे, यही हम टेम्परेचर लिखते हैं, यही हम जो है उसका प्रेशर लिखते हैं, यही हम अगर कैटलिस्ट कोई रिक्वायर्ड है वो लिखते हैं। क्लियर, कैटलिस्ट। ओके, सो फिजिकल स्टेट कहाँ मेंशन किए जाते हैं, फिजिकल स्टेट रिएक्टर के बगल में ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कंसंट्रेटेड डाइल्यूट कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जस्ट आगे CONC या DIL फॉर डाइल्यूट एंड CONC फॉर कंसंट्रेटेड मेंशन किया जाता है। लेकिन ऑप्टिमम कंडीशंस को जो है वो कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्चुअल में हमें ऑप्टिमम कंडीशंस को लिखना कहाँ है, तो हम वो इस एरो पे लिखते हैं, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वाला जो ये एरो है ना, वहाँ हमारे पास जो है वो फेवरेबल टेम्परेचर फॉर दैट रिएक्शन, ऑप्टिमम प्रेशर फॉर द टेम्परेचर, कैटलिस्ट को रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन में या नहीं, वो जो है वो यहाँ लिखा जाता है। ओके, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास N2 प्लस H2 टू फॉर्म 2NH3 या फिर NH3, तो देखो क्या हम इसे डायरेक्ट इंफॉर्मेटिव बनाने पे लग जाए, नो, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलेटल है, यानी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। सबसे पहले हम इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में टर्न करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये 2 है और ये हमारे पास 3 होगा। अब क्या हम इसे इंफॉर्मेटिव बनाने में लग सकते हैं, डेफिनेटली। अब हम जो है वो इसे इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल स्टेट मेंशन करना। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है और बनती भी गैस है, आया समझ में? क्या है हमारे पास, बनती भी क्या है, गैस है। तो देखो G एंड G बैलेंस्ड होगी। अब कोई कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, ना कोई एसिड है और ना कोई बेस है, इसलिए कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद हम जरूर ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन पर हम जरूर बात करें, इसमें टेम्परेचर क्या रिक्वायर्ड होगा, इसका कैटलिस्ट क्या होगा, इसको प्रेशर कितना रिक्वायर्ड होगा, वो जरूर हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रिप्रेजेंट, ये चीजें कहाँ रिप्रेजेंट की जाती है, इस एरो पे। तो लेट अस से हम यहाँ जो है वो इसके ऑप्टिमम कंडीशंस लिखते हैं। देखो ये एक्चुअल में याद करने की चीजें तो नहीं होती, लेकिन अगर आपको ये पूछा जाता है कि कैसे हम जो है वो एक रिएक्शन को बैलेंस ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो है वो बना सकते हैं, तो उस केस में जरूर अगर आप इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप ये एग्जांपल देके उनकी ऑप्टिमम कंडीशंस लिख सकते हैं। तो ऑप्टिमम कंडीशंस हमें कहाँ लिखनी होती है, इस एरो में। तो इस रिएक्शन के लिए क्या ऑप्टिमम कंडीशन होती है, इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए या फिर मैक्सिमम प्रोडक्ट का मतलब मैक्सिमम से ज्यादा यील्ड प्रोवाइड करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रिलीज करने के लिए 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और Fe एज अ कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। सो दिस इज इट्स ऑप्टिमम कंडीशंस। तो ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होते हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस, ऑप्टिमम का सिनोनिम ही है फेवरेबल। ओके, सो ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर अ रिएक्शन रेफर टू दोज कंडीशन, ये ऐसी कंडीशंस होती हैं अंडर विच, जिनके तहत, यानी अगर वो प्रोवाइड की जाए, अ रिएक्शन यील्ड मैक्सिमम प्रोडक्ट। ओके, सो ऑप्टिमम कंडीशंस आर द कंडीशंस if provided to any reaction then that reaction provides maximum yield का मतलब maximum product जो है वो हमारे पास वो देगी। और रिप्रेजेंट इसे कहाँ किया जाता है, इस एरो पे। फॉर एग्जांपल N2 plus H2 plus N2 plus 3H2 to form 2NH3, उसकी जो है वो हमारे पास ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है कि उसे 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर और Fe एज अ कैटलिस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। अभी मैं आपको जो है वो हल्का सा एक हिंट, ज्यादा जरूरी तो नहीं है लेकिन हल्का सा हिंट जो है मैं आपको कैटलिस्ट का दे देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट पर जाने से पहले एक बात और, कि जैसे अभी हम कम्बिनेशन के बाद जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो पढ़ेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 तरह के होते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन जिसे हम कह सकते हैं, और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो उसमें एक बार ऑप्टिमम कंडीशन देख देखते हैं कि हमारे पास जो थर्मल डीकम्पोजिशन होती है ना, थर्मल डीकम्पोजिशन की जितनी भी रिएक्शंस जो है वो हम पढ़ेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन की जो है वो जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, कि ये एरो इधर साइड रिएक्टेड होगा, इधर साइड प्रोडक्ट, वहाँ जो है वो हम, और फिर फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन ये है, ये डीकम्पोजिशन यहाँ है, और उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है यहाँ। तो एग्जैक्टली वहाँ हम क्या करते हैं कि थर्मल डीकम्पोजिशन में जैसे हमारे पास ये एरो है, फिर हमारे पास ये एरो है, फिर हमारे पास जो है ये एरो है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन में इस एरो के ऊपर हम ऐसे लगाते हैं, या तो ऐसे लगाते हैं या फिर ऐसे, नहीं
ठीक है, या तो ऐसे लगाते हैं या फिर लिख देते हैं हीट। इन दोनों में से कोई एक चीज करते हैं, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन एक ऐसा डिकम्पोजिशन प्रोसेस है जिसे प्रोसीड होने के लिए हमारे पास हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? मीन्स हमें उसे हीट देनी पड़ती है, तो इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसकी ऑप्टिमम कंडीशन क्या होगी, हीट। हीट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, हम इसे आगे डेफिनेटली पढ़ेंगे इन डिटेल, इसके एग्जांपल्स भी। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हमारे पास जो है वो क्या चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है। तो उसकी ऑप्टिमम कंडीशन क्या होगी, लाइट। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस एरो पे हम क्या लिखेंगे, दो चीजें लिख सकते हैं, या तो एच न्यू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सनलाइट। ओके। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दिया जाता है, तो इसकी ऑप्टिमम कंडीशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके एरो पे क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। आया समझ में? तो बेसिकली ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। डेफिनेटली वी विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल विद देयर एग्जांपल्स। बस ऑप्टिमम कंडीशन वाला टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको समझाया कि थर्मल डीकम्पोजिशन के लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या होती है, हीट की। थर्मल का मतलब हीट, तो उसे हीट की रिक्वायरमेंट होगी। फोटोलाइटिक का मतलब लाइट एनर्जी, तो उसे लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब उसे जो है इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब इनकी ऑप्टिमम कंडीशंस हुई ना, तो हम क्या लिखते हैं कि मैक्सिमम रिएक्शन जब आप देखोगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसे लिखा रहेगा, फोटोलाइटिक में ऐसे लिखा रहेगा और इलेक्ट्रोलाइटिक में ऐसे लिखा रहेगा। तो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है कि उनकी जो ऑप्टिमम कंडीशंस है उन्हें प्रोसीड होने के लिए इन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, कि जब भी हम कर रहे थे कैटलिस्ट की बात, तो कैटलिस्ट क्या होता है, देखो कैटलिस्ट क्या होता है, मैं पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ। कैटलिस्ट अ सब्सटेंस दैट ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब बदलना, तो ऑल्टर और चेंज। ऑल्टर और चेंज एक ही बात है, दे आर द सिनोनिम्स। ऑल्टर और चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स, रेट का मतलब होता है रेट अपॉन टाइम, हो गया ना। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन लिखो, दोनों एक ही बात है। A substance that alter or change the rate of reaction without actually involving, without actually consume, without actually getting consumed in it. Consumed in it. तो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्ट तो लेता है लेकिन रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। देखो यहाँ दो बातें हैं, टेकिंग पार्ट, कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन रिएक्शन, ये मेरा रिएक्शन है, और कैटलिस्ट कंज्यूम्ड, गेटिंग कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। ये कैटलिस्ट के लिए, तो मैं आपको समझाती हूँ कि कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जैसे हमारे पास उस रिएक्शन में, जैसे हमने यहाँ जो है वो रिएक्शन, अभी मैं जो है वो इसे सिर्फ कैटलिस्ट के एग्जैक्टिव कि हमने यहाँ पर जो है वो Fe लिखा था, हमने यहाँ क्या लिखा था, हमने यहाँ पर जो है वो क्या लिखा था, हमने यहाँ Fe लिखा था, क्या लिखा था, Fe। तो Fe यहाँ क्या है, Fe इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट हियर। तो ये क्या करेगा, रेट ऑफ बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है उसको ऑल्टर करता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जिस स्पीड से रिएक्शन चल रही है, जिस रेट से रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन एक ही बात है, कि एक ऐसा सब्सटेंस जो जिस स्पीड से रिएक्शन चल रही है, जिस रेट से रिएक्शन चल रही है उसे बदले, या तो उसे कम करे या उसे ज्यादा करे। ओके, जैसे मैं कहूं कि N2 प्लस 3H2 2NH3, ये बिना कैटलिस्ट के है, क्या है हमारे पास, ये बिना कैटलिस्ट के है। तो इसका कुछ रेट होगा, इसे कंप्लीट होने में कुछ लेट अस से T टाइम लग रहा है, लेट अस से इसे कंप्लीट होने में कुछ T टाइम लग रहा है, और इसे हमारे पास कुछ जो है वो T1 टाइम लग रहा है। ओके, सो अभी आप समझो, अभी मैं इस पे आऊंगी पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी जिस रेट से रिएक्शन चल रही है, जिस स्पीड से रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या करे, ऑल्टर करे, क्या करे, बदले उसे, या तो उसे बढ़ाए या उसे घटाए।
विदाउट एक्चुअली गेटिंग कंज्यूम्ड इन इट, यानी कि वो रिएक्शन में पार्ट तो ले लेकिन कंज्यूम ना हो। ये Fe जो है वो रिएक्शन में पार्ट तो लेगा, यानी इस रिएक्शन को ऑल्टर करने के लिए, इस रिएक्शन के रेट को, इस रिएक्शन की स्पीड को चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, यानी हिस्सा तो ले रहा है वो इस रिएक्शन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट में हमें जो है वो Fe मिलेगा ही नहीं, लास्ट में हमें Fe एज इट इज मिलेगा, यानी वो कंज्यूम नहीं हुआ, उसने हिस्सा जरूर लिया। तो इनमें से कौन सी बात कैटलिस्ट के लिए करेक्ट है? कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन रिएक्शन और कैटलिस्ट गेट कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, और कैटलिस्ट गेट कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। तो ये बात जो है वो हमारे पास उस रिएक्शन के लिए सही है, ये बात गलत है। यानी कोई भी कैटलिस्ट जो है वो क्या रेफर करता है, एक कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन जिस रेट से हो रही है, रिएक्शन जिस स्पीड से हो रही है, उसको क्या करे, चेंज करे, यानी ऑल्टर करे, बदले या घटाए या बढ़ाए, वो दोनों में से कुछ भी कर सकता है। विदाउट एक्चुअली गेटिंग कंज्यूम्ड इन इट, यानी वो उसमें हिस्सा तो लेगा, हिस्सा लेना तो पड़ेगा ना। देखो उसे रेट को बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए उसे उसमें पार्ट तो लेना पड़ेगा, उसे कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट में हमें आयरन गायब, यानी हमें आयरन मिला ही नहीं। डेफिनेटली हमें आयरन मिलेगा, क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, उसमें पार्ट जरूर लेता है, यानी वो उसमें हिस्सा जरूर लेता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना है। तो देखो आपको कुछ करना है तो डेफिनेटली आप उसको उस प्रतियोगिता में या उस चीज में हिस्सा तो लोगे ना। तो वैसे ही इसे रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करना है, बदलना है, तो उसके लिए उसमें पार्ट तो लेना पड़ेगा ना। लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी पर कोई आंच नहीं आने देता। एज इट इज जो है वो हमें बाद में ऑब्टेन हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। एज इट इज जितना था उतना जो है वो हमारे पास ऑब्टेन होगा। ओके, सो इट इज विदाउट एक्चुअली गेटिंग कंज्यूम्ड इन इट, यानी कैटलिस्ट जो भी होता है ना वो रिएक्शन में हिस्सा जरूर लेता है लेकिन कभी कंज्यूम नहीं होता। ऐसा नहीं वो लास्ट में आते आते जो है वो खत्म हो जाएगा, नो। ओके, सो अब जो है वो हम कैटलिस्ट की, मैंने कहा कि हमारे पास जो है एक्चुअली ऑल्टर द चेंज, ऑल्टर और चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज दो तरह के हो सकता है, या तो वो जो है वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन या फिर जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है उसे बढ़ा सकता है, या तो उसे, ये देखो ये गैस का नहीं है, ये है बढ़ा सकता है, इंक्रीज, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, या फिर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना उसे घटा सकता है। दो चीजें हैं। चेंज का मतलब होता है बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि हमारे पास वो चेंज, यानी जो कैटलिस्ट हमारे पास बदलाव कर रहे हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन में, स्पीड ऑफ रिएक्शन में, वो कैसे कर सकता है? या तो हमारे पास वो स्पीड को बढ़ा सकता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। बढ़ाने का क्या मतलब है कि हमारे पास उसकी स्पीड इंक्रीज करती है, यानी हमें जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट मिलेगा। कम करने का क्या मतलब है कि उसकी स्पीड कम करती है, यानी हमें बहुत देर में प्रोडक्ट मिलेगा। तो लेट अस से कि हमारे पास ये बिना कैटलिस्ट की रिएक्शन है। देखो चेंज दो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। तो जो कैटलिस्ट हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, यानी इंक्रीज कर देता है, स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। रेट या स्पीड एक ही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन बोथ आर द वन एंड द सेम थिंग। तो अगर इस चीज को बढ़ाया जा रहा है, स्पीड को ज्यादा किया जा रहा है, इसका मतलब वो कैसा कैटलिस्ट होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। लिख देती हूँ, दैट विल बी पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर हमारे पास वो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन को कम कर रहा है तो वो हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट इसको ऐसे लिखे, और नेगेटिव कैटलिस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट है सिंपली एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट लेगा लेकिन रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा। क्या पार्ट लेगा कि वो जो है वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करेगा, बदलेगा। अगर वो किस तरह से बदल रहा है, अगर हमारे पास वो स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन को वो इंक्रीज करे तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, लेकिन अगर वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को कम करे तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट है। ओके, तो देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट में जैसे हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो बिना कैटलिस्ट के, मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, ये रिएक्शन विद कैटलिस्ट है। लेट अस से कि हमारे पास बिना कैटलिस्ट की जो रिएक्शन है ना उसे टी टाइम लग रहा है, और कैटलिस्ट के साथ जो रिएक्शन है वो T1 है। तो अगर मैं कहूं कि T1 ज्यादा है T से, अगर मैं कहूं T1 ज्यादा है T से, अगर मैं कहूं कि T1 जो है वो ज्यादा है T से, यानी कि हमारे पास कैटलिस्ट के साथ वाली जो रिएक्शन है ना उसे कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब हमारे पास यानी कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब स्पीड कम है। तो यहाँ हमारे पास Fe ने किस जैसा काम किया, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम किया। तो अगर हमारे पास T1 T से ज्यादा आ रहा है, अगर हमारे पास T1 T से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब
कैटलिस्ट के साथ वाला था ना T1, तो कैटलिस्ट के साथ वाली जो रिएक्शन है उसे ज्यादा टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में कंपेयर टू बिना कैटलिस्ट के जो रिएक्शन है। तो इसका मतलब हमारे पास ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब स्पीड कम है, यानी कि कैटलिस्ट ने यहाँ आके हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन को कम किया है। ओके, सो वो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। अगर मैं कहूँ कि T1 जो है वो लेस है T से, कहने का मतलब कैटलिस्ट वाली जो रिएक्शन थी ना उसमें उसे कंप्लीट होने में कम टाइम लग रहा है। अगर कम टाइम लग रहा है इसका मतलब स्पीड ज्यादा रही होगी। इसका मतलब यहाँ हमारे पास Fe ने कैसा काम किया, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम किया। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। So please note it down. This is all about catalyst. So let's move on to the next topic. Moving on to next, that is fourth one. Representing कि हमारे पास जो रिएक्शन में हीट चेंज हो रहा है ना, कि रिएक्शन में जो हमारे पास हीट चेंज हो रहा है, अब हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो बिफोर में से दिस, इसमें ही हमारे पास एक टॉपिक आएगा जो कि हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन हीट, उस पर भी बेस्ड है। तो यहाँ देखो, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन, and second one is एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जैक्टली बेसिस क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं हमारे पास दो केमिकल रिएक्शन। इसका बेसिस क्या है? मैं यहाँ जो है वो हमारे पास इसका बेसिस लिख रही हूँ। इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है रिलीज और एब्जॉर्ब ऑफ हीट, और सिंपली हम कह सकते हैं और हीट चेंज इन रिएक्शन। ओके, सो केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन के रिएक्शन में किस तरह से हमारे पास हीट चेंज हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट रिलीज हुई है, उस बेस पर हमारे पास दो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो देखो, मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन थोड़ी देर पहले बताया। थर्मल का मतलब होता है हीट, एक्सो का मतलब होता है, देखो एक्सो का मतलब होगा बाहर, थर्मिक का मतलब हीट, थर्मिक मीन्स हीट, एक्सो का मतलब बाहर। इसका मतलब जिसमें हमारे पास हीट रिलीज होगी, यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, यानी हीट बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक। थर्मिक का मतलब हीट, एंडो का मतलब अंदर। ओके, सो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट अंदर जाएगी, अंदर का मतलब हमें देनी पड़ेगी, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, सो केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन कि हमारे पास उस रिएक्शन में हीट चेंज कैसा हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, हीट रिलीज की जा रही है, उस बेसिस पर हमारे पास दो हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। थर्मिक मींस हीट, एक्सो मींस रिलीज, यानी बाहर, बाहर का मतलब रिलीज हो रही है। सो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी, दैट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मींस अंदर, थर्मिक मींस हीट, यानी हीट अंदर ली जा रही है, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। सो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है, रिलीज का मतलब एज अ प्रोडक्ट हमारे पास वो रिलीज हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पास रिएक्टेंट होगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ओके, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, यानी हमारे पास जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी वैसे वैसे हीट बाहर निकलेगी। इसका मतलब हीट कौन सी साइड हम रिप्रेजेंट करेंगे? हीट जो है वो हम प्रोडक्ट साइड जो है वो क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। दिस विल बी प्लस हीट। आया समझ में? तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट जा रहा है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिसमें हीट रिलीज हो। हीट रिलीज का मतलब जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, प्रोसीड का मतलब प्रोडक्ट साइड बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे पास हीट निकल रही है। इसका मतलब हमारे पास हीट कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? हम प्रोडक्ट साइड रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास हीट कौन सी साइड होती है? हीट इज रिटन, हीट कहाँ लिखेंगे? हीट इज रिटन ऑन कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होगी ना, जब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में हमें पहचानना पड़ेगा। तो
अगर हमारे पास हीट लिखी हुई यानी लिखी हुई टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, यानी अगर हमारे पास हीट मेंशन प्रोडक्ट साइड की गई है तो इसका मतलब हमारे पास वो एज अ प्रोडक्ट रिलीज हो रही है, और जब वो एज अ प्रोडक्ट रिलीज होती है तो वो क्या होती है हमारे पास प्रोडक्ट साइड में जब लिखी होती है तो वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब है एंडोथर्मिक, यानी हीट यहाँ एब्जॉर्ब हुई। अब हीट कैसे एब्जॉर्ब हुई, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, देखो इसका बिल्कुल उल्टा है, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल है, यानी एक तरीके से एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। तो देखो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, देखो यहाँ क्या था, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज की जाएगी, रिलीज एज अ प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट, यानी कि कहाँ लिखी जाएगी हीट, प्रोडक्ट साइड लिखी जाएगी, यानी जब हीट को प्रोडक्ट साइड मेंशन किया जाए तो वो कैसे रिएक्शन हम पता लगा सकते हैं, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज एब्जॉर्ब्ड एज अ रिएक्टेंट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या किया जाएगा, हीट एब्जॉर्ब की जाएगी एज अ रिएक्टेंट, एज अ रिएक्टेंट जो है वो उसे एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ हीट कैसे कहाँ लिखी जाएगी, रिएक्टेंट साइड प्लस हीट, दिस इज रिएक्ट, देखो ये प्रोडक्ट साइड थी, वहां हीट लिखी गई थी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्टेंट साइड है, यहाँ हीट लिखी गई है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब हीट इज रिटन ऑन रिएक्टेंट साइड। ओके, सो सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमारे पास हीट प्रोडक्ट साइड लिखी है तो वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्टेंट साइड लिखी है तो कौन सी है, एंडोथर्मिक। ओके, सो वही जो है वो हम यहाँ रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटिंग हीट चेंज इन रिएक्शन, कि जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन थी, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट है और यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट है, उसमें हम हीट चेंज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कैसे कैसे हमारे पास हीट चेंज हो रही है। सो अगर हमारे पास वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमें अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, ऐसे हमें और भी पता है कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हमारे पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन हमने केमिकल इक्वेशन तो ऐसे पढ़ी है कि हम रिप्रेजेंट करना ही नहीं जानते कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्सोथर्मिक है, लेकिन अब हम जान गए तो कैसे लिखेंगे कि अगर क्वेश्चन में लिखा है इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो अगर हमें उसे रिप्रेजेंट करना है कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेफिनेटली हमें हीट क्या लिख दे, प्रोडक्ट साइड प्लस हीट। अगर क्वेश्चन कहता कि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हम हीट कहाँ लिखते, हीट प्रोडक्ट साइड की जगह हम कौन सी साइड लिखते, रिएक्टेंट साइड लिखते, सिंपल। ओके, तो अगर हीट कहाँ लिखी जा रही है, रिएक्टेंट साइड, इसका मतलब वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर वो प्रोडक्ट साइड लिखी जा रही है इसका मतलब वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग हीट चेंज इन रिएक्शन। ऐसे जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जो थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वहां हमने हीट को, हीट भी एक तरीके की एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट वो भी एक तरीके की एनर्जी है, लाइट एनर्जी वो भी एक तरीके की एनर्जी है, तो वहां हम जो है वो एग्जैक्टली ऑप्टिमम कंडीशन के तौर पर उन्हें लिख जरूर रहे हैं, लेकिन वो क्या चाहिए, उस तरह की एनर्जी चाहिए उस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए। इसका मतलब हम जो है वो उन रिएक्शंस को रिएक्टेंट साइड भी लिख सकते हैं। ओके, सो तभी हम कहते हैं कि हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, फिर है जैसे, ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया डिकम्पोजिशन में ऑप्टिमम कंडीशंस भी वही हैं और एनर्जी टाइप भी वही है जिन्हें हम यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए इतना ही था। आज हमने पढ़ा वेज टू मेक एनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। इसमें हमने पढ़ा पहला जो हम फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे, ऑप्टिमम कंडीशंस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हीट चेंज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक के लिए हम प्रोडक्ट साइड हीट लिखेंगे, एंडोथर्मिक के लिए हम रिएक्टेंट साइड हीट लिखेंगे। देखो डिकम्पोजिशन में ऑप्टिमम कंडीशंस भी वही है और हीट चेंज भी वही है, दोनों कंडीशंस हमारे पास वहाँ सिमिलर हो जाती हैं। ओके, सो कल जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे अपना प्रॉपर टाइप्स ऑफ, देखो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स आज भी हमने पढ़े, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, लेकिन वो एक छोटा बेसिक सा है कि हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एक्चुअल में जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी टुमारो। कल से जो हम शुरू कर देंगे ये। ओके, आई होप आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर इफ यू डू लाइक द लेक्चर देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर नोटिफिकेशंस एंड फॉर मोर कंटेंट, and let me know down in the comment section कि आपको और क्या चाहिए। Till then, stay tuned, stay amazed, stay curious. Thank you.